वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंक प्लस एकेडमी। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। इस सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रिटिश रूल इंडिया में कैसे डेवलप हुआ। ब्रिटिश रूल इन इंडिया को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है कंपनी रूल, जो कि 1773 से 1858 तक को डिवाइड किया गया है। दूसरा है क्राउन रूल, जो कि 1858 से 9747 तक को डिवाइड किया गया है। आज हम इस सीरीज में कंपनी रूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कंपनी रूल में जो सबसे पहला एक्ट आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या पड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में रूल कर रही थी, लेकिन इसमें क्या था, करप्शन ज़्यादा बढ़ रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन जो था कम्प्लीटली मिसमैनेज था और ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, इसलिए इसे एक्ट को पास किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इसके क्या फीचर्स थे? तो सबसे पहला ये था कि गवर्नर जो था बंगाल का, उसको बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। और जो पहला गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और बाकी जो दो प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, उनके गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया गया। मतलब कि बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन में होकर काम करेंगे। इसी के साथ एक सुप्रीम कोर्ट को भी कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था 1774 में। उस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे और इसके साथ ही 3 जजेस भी हुआ करते थे। इसी के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स बनाया गया था जिसमें 4 मेंबर्स थे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करते थे। और एक बनाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि रेवेन्यू और सिविल मैटर और मिलिट्री अफेयर्स को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कंपनी के ही रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। और जब ये 4 काउंसिल्स में अगर गवर्नर जनरल भी ऐड हो जाते थे तो इनको बोला जाता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स। मतलब 4 मेंबर जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करते थे, अगर उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में एक गवर्नर जनरल भी मीटिंग में चले जाए तो उनको बोला जाता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इसी के साथ इस एक्ट ने क्या किया था, जो पहले के लोग थे वो अपना पर्सनल ट्रेड भी किया करते थे। कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो अपना पर्सनल ट्रेड किया करते थे। और साथ ही साथ जो हिंदू राजा और जो भी इंडियन राजा थे उनसे घूस और ब्राइब लिया करते थे। तो उनको वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी इस एक्ट के थ्रू। ये एक्ट कंपनी रूल को एंड नहीं करता था, सिर्फ रेगुलेट करता था, इसलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा। इसके बाद जो दूसरा एक्ट आया था वो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला गया। इस एक्ट का मेन पर्पस था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के जो बीच कॉन्फ्लिक्ट थे उनको सॉल्व करना। और इसके थ्रू क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन को लिमिट किया गया। मतलब अगर गवर्नर जनरल या कोई भी काउंसिलर जो है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी डिसीजन या कुछ भी काम करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रखा गया था। और इसी के साथ रेवेन्यू मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट से ले लिया गया, हटा दिया गया। और गवर्नर जनरल और कंपनी के ऑफिशियल्स को ऑफिशियल एक्ट के लिए प्रोटेक्शन दी गई। नेक्स्ट एक्ट जो आया था वो था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स जो थे वो इंग्लैंड के राजा थे, उनके नाम पर ही पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आया था। इस एक्ट का सिग्निफिकेंस ये था कि पहली बार कंपनी के जो टेरिटरीज थे इंडिया में उसको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया बोला गया। इस एक्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के अफेयर्स पर डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया था। और इस एक्ट के थ्रू ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया था। पहला जो था वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या किया गया था कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल जो फंक्शन थे उनको डिवाइड कर दिया गया। कॉमर्शियल फंक्शन वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगी और जो पॉलिटिकल फंक्शंस है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई बॉडी बनाई गई थी, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो 3 डायरेक्टर्स की कमेटी थी जो कि
कंपनी के ही रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। और दूसरा जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म था। फिर इसके बाद 1786 यानी 1784 के 2 साल के बाद एक और एक्ट लाया गया था 1786। इस एक्ट को लाने का ये पर्पस था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, जो कि पहले क्या थे, अमेरिकन में युद्ध हुआ था तो उसमें इन्होंने सरेंडर कर दिया था। इस वजह से इनको इंडिया भेजा गया था गवर्नर जनरल बना करके। तो इन्होंने अपने जाने की डिमांड्स रखी। पहला था सिविल डिमांड, दूसरा था मिलिट्री डिमांड। इन्होंने कहा कि जो काउंसिल्स है, अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो हमें ये पावर दिया जाए कि हम उसे ओवरराइड कर सकें। ठीक है। दूसरा था कि हमें कमांडर इन चीफ, मतलब आर्मी का हमें हेड बनाया जाए। इन दोनों डिमांड को मान लिया गया और तभी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन करके इंडिया गए थे। दूसरा जो एक्ट था, इसके बाद जो एक्ट आया था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस एक्ट में क्या किया गया, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहले वाले में जो 1786 में जो इन्होंने 2 डिमांड्स पूरे किए थे, उसमें जो पहला डिमांड था कि ओवरराइडिंग पावर्स को, तो उस ओवरराइडिंग पावर को कैरी फॉरवर्ड किया गया था। जो भी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी हो उनको फॉरवर्ड किया जाए, मतलब वो सारी जो भी इनका डिमांड था वो जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल है उनको भी दिया जाए। ठीक है। लेकिन जो दूसरा था मिलिट्री वाला डिमांड, वो पूरा नहीं किया गया। इसी के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। मतलब अब वो ट्रेड कर, कोई और कंपटीशन नहीं होगा। साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उनके जो स्टाफ है, उनको ये बोला गया कि वो इंडियन रेवेन्यू पे ही उनको पेमेंट किया जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको पेमेंट नहीं करेगी। इसके बाद 1793 जो पहला चार्टर एक्ट आया था, जो कि 20 साल के लिए इनको बढ़ा दिया गया था मोनोपोली। तो 20 साल बाद दूसरा एक चार्टर एक्ट आता है जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1830। 1830 में क्या किया गया कि जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब ये बोला गया था कि जो अदर्स कंपनीज है उनको भी ये मौका मिले कि वो भी इंडिया में जाकर के अपना ट्रेड कर सके। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ये बोलती है कि हमने बहुत मेहनत किया है तो हमें कुछ तो स्पेशल पावर दिया जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इनको टी और चाइना के ट्रेड के साथ इनको मोनोपोली दी जाती है। मतलब चाय और चाइना, ये 2 चीज़ों में आपकी मोनोपोली है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है। इन दोनों को बरकरार रखा जाता है। इसी के साथ इनको ये बोला जाता है कि आप वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करो इंडिया में, ताकि एक पढ़ी लिखी जनता हो जो कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करे और जो ज़्यादा ही वफादार हो। ब्रिटिश, इसके साथ ही ब्रिटिश क्राउन ने अपना सोवरेनिटी स्थापित करता है कंपनी के टेरिटोरी पर। और साथ ही साथ जो क्रिश्चियन मिशनरी जो था उनको बोला गया कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो। उसके बाद 20 साल बाद 1830 के 20 साल बाद एक और एक्ट आता है जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट में क्या किया गया, गवर्नर जनरल जो बंगाल थे उनको बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसमें क्या किया गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को फिर से बदल कर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड वायरन हेस्टिंग्स। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है। इसके साथ ही क्या किया गया था, पहली बार कोई कॉन्सेप्ट आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनाया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स दिए गए थे। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो बॉम्बे और उनके सारे लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ ये बोला गया था कि जो रेगुलेशन, तो चार्टर एक्ट 1833 से जो पहले जो भी एक्ट बना था उसको रेगुलेशंस बोला जाएगा, उसके बाद को एक्ट बोला गया था। ठीक है। और जितने भी लेजिस्लेटिव पावर थे ऑल ओवर इंडिया वो किसके हाथों में चला गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसी के साथ एक और चीज़ बोला जाता है कि जो इंडियन सिविल, उसमें इंडियंस की भी इंक्लूड जाए, उनको भी भर्ती किया जाए, अपॉइंटमेंट की दिया जाए और उसके लिए एक ओपन कंपटीशन रखा जाए। जो भी मतलब काबिल इंडियंस हैं उनको आप इंडियन सिविल सर्विसेज में लो। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के,
वो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि नहीं, ये जो कुछ पोस्ट है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सम्मानित पोस्ट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोस्ट मानी जाती थी, तो ये ज़्यादातर लोग अपने बच्चों, अपने लोगों के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे। तो इंडियंस का इसमें एंट्री इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बहिष्कार किया, जिसके वजह से इसको रोक दिया गया था, मतलब ये प्रयास नहीं हो पाया। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई थी इस एक्ट के बाद, और इनसे सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी जो भी थी ये सारे खत्म कर दिए गए। 20 साल बाद फिर से 1853 में एक और चार्टर एक्ट आता है। ये लास्ट चार्टर एक्ट होता है, और इसमें जो पहले वाले में जो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो सिविल सर्विसेज में इंडियन को जो इंक्लूडेड था, जो ख़त्म कर दिया गया था, वो अब जा कर के 1853 में पास कर दिया गया। इसमें बोला गया था कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज में इंडियन को लिया जाए। कोऑर्डिनेटेड सर्विस जो होता है वो जो हाईएस्ट सर्विसेज जो कि लॉ में होता है, और अनकोऑर्डिनेटेड सर्विस जो लोअर सर्विस सेज क्रिएटेड अदरवाइज, मतलब जो चपरासी या क्लर्क वगैरह होते हैं ना, ग्रुप बी ग्रुप सी, ये सारी पोस्ट जो है नॉन कोऑर्डिनेटेड बोलते हैं। ग्रुप ए लेवल की जो पोस्ट होती है उसको कोऑर्डिनेटेड बोलते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखना कि जो पहले इंडियंस थे जिन्होंने आईसीएस एग्ज़ाम, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया था, वो थे हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर, और इन्होंने ये एग्ज़ाम 1863 में क्लियर किया था। इस चीज़ के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, मैकाले कमेटी, जो कि ये अपना रिपोर्ट सौंपी थी कि इसमें इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियंस की भर्ती हो या ना हो। इस पर इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। 1854 में इसका अपॉइंटमेंट हुआ था। इसी के साथ क्या किया गया था कि जो पहले काउंसिल थी जिसमें 4 लोग हुआ करते थे, उसमें एक 6 मेंबर्स को और ऐड कर दिया गया। ठीक है, इस 6 मेंबर्स को लोकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ऐड किया गया था। मतलब ये जो 6 मेंबर्स ऐड किए गए थे वो थे जो इंडियंस ही होंगे, लेकिन उनको अपॉइंट किया जाएगा जो मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के जो लोकल गवर्नर है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो इनको अपॉइंट करेगी। मतलब साफ है कि इंडियन की भागीदारी रखी गई थी, लेकिन वही इंडियंस को ये नॉमिनेट करते जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के वफादार होगी। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, जो हमारा वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ाएंगे क्राउन रूल के बारे में, जो कि 1858 से लेकर के 1947 तक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।